हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं बायोलॉजी के जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूँ। जितने प्रीवियस ईयर हैं वही आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर तो रेशम से संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी से, पिसीकल्चर मछली से और हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर आपके सब्जी, फलों और फूलों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर सब्जियों की खेती। विटीकल्चर क्या है? आइए देखते हैं। विटीकल्चर जो है आपके ये एक मिनट, विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर आपके अंगूर की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके अंगूर की खेती से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है? मतलब एपीग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, कंकाल का, शिलालेख का, मानचित्र का, सिक्कों का। तो एपीग्राफी में आपको शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेख। कहीं अभिलेख भी लिखा रहता है। ठीक है, एपीग्राफी का अध्ययन अभिलेख या शिलालेख से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, ये एनटीपीसी में पूछा गया है 19/1/2021 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो पक्षियों को अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी आपके सरीसृप का अध्ययन से संबंधित है। ऑप्थल्मोलॉजी आँख से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी मानव से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन से, रेशम की खेती से, पक्षी पालन से, मधुमक्खी पालन से। तो सेरीकल्चर जो है रेशम पालन से संबंधित है, यानी रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? अभी देखें, सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। किससे? रेशम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप लोग, इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी। ठीक है, शब्द पशु व्यवहार जैविक अध्ययन सबसे अच्छा किसका वर्णन करता है? तो इथोलॉजी। किसको? इथोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमैटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमैटोलॉजी पौधों से, रक्त से, जानवर के खान पान से, हड्डी से। ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हिमैटोलॉजी का अध्ययन है किससे? रक्त से संबंधित है। ठीक से, रक्त से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मार्फोलॉजी, यहाँ पे होना चाहिए मार्फोलॉजी,
मिस्टेक हो गया है, मार्फोलॉजी। ठीक है, मार्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जीव और पर्यावरण परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक के गुणों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मतलब मनुष्य का अध्ययन किससे संबंधित है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। तो मानव विज्ञान से संबंधित है आपको एंथ्रोपोलॉजी। कौन सा है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बताइए, समाज शास्त्र, मानव जाति के समाज शास्त्र कौन सा संबंधित है? तो आपका ये अभी बताए थे एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव विज्ञान से संबंधित है। तो कहीं मानव जाति समाज शास्त्र लिख देता है, ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, निषेचन, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी और क्रमागत उन्नति। तो आप लोग बताइएगा इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं भ्रूण विज्ञान, कहीं एम्ब्रियोलॉजी भी लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में बीमारी का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमार्फोजेनेसिस। तो इसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन देवी विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी और डेस्मोलॉजी। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एडाफोलॉजी। क्या बोलते हैं? एडाफोलॉजी। क्या बोलते हैं? एडाफोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ठीक है, एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायोइकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो ये आपके होता है एंड्रोलॉजी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? मतलब यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित कौन सा है? यह है हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी, जीरिएट्रिक्स। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नेचोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सौरविज्ञान। तो वर्गीकरण है तो वर्गीकरण ही होगा, वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ठीक है, जंतु में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। तो जंतु में हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं। किसका? जानवरों का। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
एक्सोबायोलॉजी, यानी ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म, तो इसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है डैश तत्व और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसमें व्यवहार का अध्ययन किससे संबंधित है? एंथ्रोपोलॉजी से, एथनोबॉटनी से, प्राइमेटोलॉजी से, एपोलॉजी से। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी से संबंधित है। किससे? प्राइमेटोलॉजी से। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ठीक है, आर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। ठीक है, तो आपके मकड़ियों से संबंधित जो होता है वो होता है आर्केनोलॉजी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्केनोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? ये तो सबको पता होना चाहिए, मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का, सांप का। तो आपका सोरोलॉजी है जो छिपकली का, जितने भी रेंग कर चलने वाले जीव हैं उनका अध्ययन है। ठीक है, फोफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है, मतलब छिपकली का सोरोलॉजी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव जाति संस्कृति का चित्रण दर्शाता अनुसंधान से तैयार करते हैं। ठीक है, लग रहा है कहीं लैंग्वेज गलती हो गया है। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे विज्ञान छूट गया है, मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करते हैं, ये करते हैं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है एथनोग्राफी, कल्चरल ट्रिब्यूट, एथनो सिस्टम, एथना चांदनी। तो इसका आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। क्या होगा? एथनोग्राफी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो प्राचीन काल के जीव हैं, संरक्षित अवशेष हैं, उनके चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नृविज्ञान, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, फार्मेकोलॉजी। ठीक है, तो जितने भी जीव जानवर है, ठीक है, उसमें हमको जीवों के अंश का अध्ययन करते हैं, तो ये हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी बताए हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पैलेंटियोलॉजी। ठीक है, पैलेंटियोलॉजी किससे संबंधित है? हड्डियों से, जीवाश्मों से, कठोर कोषों से, पंखों से। तब पैलेंटियोलॉजी जो है ये जीवाश्मों से ही संबंधित है। ठीक है, जीवाश्म यानी जीवों के अंश से। नेक्स्ट प्रश्न है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में आपका ऑप्शन है मानव शरीर रचना, पौधों की, शुद्ध मात्रिकी, मानव विज्ञान की। तो पादप विज्ञान में पादप का अध्ययन किया जाएगा, यानी पौधों का। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुषिरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क। तो ओन्कोलॉजी में हम कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है ओन्कोलॉजी आपका कैंसर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कवक विज्ञान क्या है? मतलब कवक में किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया में, कुकुरमुत्ता का, वायरस का, परजीवों का। तो कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता जो है एक कवक है। क्या है? कवक है, ये कवक के अंतर्गत आता है। तो इसमें कुकुरमुत्ता को हम कवक अध्ययन में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? मानव कोशिका, कवक,
विषाणु, जीवाणु। तो माइकोलॉजी कवक, माइकोलॉजी कवक। इसी में एक आता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी आपका किसका अध्ययन से संबंधित है? तो वो होता है शैवाल। किसका? शैवाल। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओनेरियोलॉजी, ठीक है, ओनेरियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ओनेरियोलॉजी आपके भगवान, सपने, नींद और रग। तो ओनेरियोलॉजी आपके सपने से संबंधित है। जो आप ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं रात में अपने गर्लफ्रेंड का, उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है, टॉक्सिक, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि टॉक्सिक मतलब क्या होता है। आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो टॉक्सिक शब्द का वो जरूर चर्चा किए होंगे, कोई जहर खा के मरा होगा या। तो आइए देखते हैं, इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण, चट्टान। तो टॉक्सिक होता है जहर। क्या होता है? इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से, यहाँ एक छूट गया है, हाँ यहाँ लिखा है डैश से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी किसके संबंधित है? ऑप्शन नंबर है जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव विज्ञान। तो टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजी विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकी से सीमित करना और उनका संबंध स्थापित करना, अध्ययन और सभी क्षेत्रों के विभिन्न मानवों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और फाइलोजना की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी ही हो जाएगा, यही सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है और ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी और ऊतक विज्ञान। तो विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं और उनका अध्ययन ही कहलाता है ऊतक विज्ञान। कहीं हिस्टोलॉजी भी लिखा रहता है, इंग्लिश में क्या लिखा रहता है? हिस्टोलॉजी, यानी ऊतक का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो जानवर होते हैं उनके साथ उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी। तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे वही मैं कराऊंगा, दूसरा मैं नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, चाहे मैथ, रीजनिंग, आपके जीके, जीएस, कोई भी सब्जेक्ट का हो, सब मैं प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत फायदे होती है। आगे देखिएगा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? माने रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे किया? देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया है 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और ये एक मृत कोशिका की खोज किए हैं। किस कोशिका की खोज किए हैं? मृत कोशिका की खोज किए हैं, याद रखिएगा। पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कर्क का निरीक्षण। तो कर्क कहाँ होता है? मृत पेड़ में ही होता है। तो ये कर्क का निरीक्षण करते हुए इसका खोज किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? अभी बताए हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कर्णीय, कोशिका द्रव्य, उल्लुब, फुफ्फुसीय। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जेली
इसका इंग्लिश में ही नाम है अब साइटोप्लाज्म, जैसे प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इंग्लिश में इसका नाम है साइटोप्लाज्म और हिंदी में कोशिका द्रव। हिंदी में क्या है? कोशिका द्रव। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसे द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। ठीक है, अभी तो बताए हैं कहाँ कहाँ मौजूद होता है, जैसे दिया है केंद्रक और कोशिकांग के बीच, वसाओं और ऊतक के बीच, तंत्रिका और कोशिकाओं के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। तभी आप लोग को बता रहे थे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब पानी की कमी के कारण जब संकुचित होकर अलग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डी प्लाज्मोलोसिस, प्रकाश संश्लेषण, साइटोलोसिस, प्लाज्मोलोसिस। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं आपको प्लाज्मोलोसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसका खोज किया था अल्टमैन। कौन किया था? अल्टमैन। और इसका नामकरण किया था बेंडा। ठीक है, बेंडा नामक व्यक्ति ने। और ये खोज हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? मतलब कोशिका का बाहरी आवरण से उसके अवयवों को अलग कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी कोशिका। तो इसको अलग करने का काम जो करता है उसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली ही कोशिकाओं को उसके मतलब बाह्य जो संरचना होती है उसको अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र गुणसूत्र संरेखन माइटोसिस किस चरण का गठन करता है? टेलाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। ठीक है, इसका आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? केशिका, रिक्तिका, कोशिका द्रव, जीव द्रव। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका। मानव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोला जाता है, सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? हमारे जीवन की मूलभूत इकाई किस पर टिकी हुई है? कोशिका पर, अंग पर, ऊतक पर, नाभिक पर। तो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई जो है उसका नाम है कोशिका। ठीक है, आप लोग कोशिका के बारे में बढ़िया से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोशिका से बहुत प्रश्न आते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके जितने भी वीडियो मिलेंगे वो सब प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, वो सब PYQ मैं कराऊंगा। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। मैं ग्रुप डी, आपके रेलवे से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बिहार के जितने भी एग्ज़ाम, बिहार के और कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव, मैं उसको सबको तैयारी करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे उसी को मैं डालूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। बंद हो गए।